नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। इस वक्त आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। मैं हूं आपके साथ रूबिका लियाकत। फिर बात करेंगे आरक्षण पर कांग्रेस की कहानी की, कैसे गांधी जी से लेकर इंदिरा गांधी तक उनका क्या स्टैंड रहा, राहुल ने पूर्वजों से क्या नहीं सीखा, आज बताना जरूरी है। और फिर खेलों का जो नया पावर हाउस भारत बन गया है, कैसे नीतियों ने इस नियति को बदला है, वो डिटेल एनालिसिस आपके सामने होगा। खिलाड़ियों की मेहनत ने इतिहास बदला और इतिहास को बदलने के लिए जो मेहनत सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए थी वो क्या हुई है, हम परखेंगे। और फिर बात होगी ये मेरा हिंदुस्तान है कि सब पर भारी हमारी गणित, संख्या, जो संख्या गिनने की भारतीय तकनीक है वो आपको आज हम बताने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों की। वो आ गए हैं, कुछ दिन बाद ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है वो भी हो जाएंगे। कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन को जातियों के गणित में जीत का गुणागणित समझ आ रहा है। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता रिपीट करने की कोशिश में है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को हटाकर सत्ता पाना चाहती है। इस सत्ता को पाने के लिए रास्ता जो है वो जातियों को चुनकर हो रहा है। राहुल गांधी ने एक ताजा बयान दिया था, पहले उसे सुनिए फिर आगे बात करेंगे। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पूछ रहे थे उस कमरे में जिसमें वो बैठे हैं निचली जाति के कितनी लोग हैं। हम जातियों में यकीन नहीं रखते हैं, मेरे टीम के किस मेंबर की जाति कौन सी है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी जाति क्या है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे व्यूअर्स को भी इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की बात हो रही है तो एक कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है तो हमें लगा चैरिटी मस्ट हैव एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम होम, शुरू हो गई होगी। राहुल गांधी ने जिम्मेदारी से जो बयान दिया है वो देने से पहले चीजें अपने घर में दुरुस्त कर ली होगी उन्होंने। लेकिन जब हमने आंकड़े देखे तो जो मिला आप भी देख लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है, पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन पंजाबी खत्री हैं। पार्टी में 9 महासचिव है, जिनमें से 4 ब्राह्मण हैं, जबकि 1 राजपूत है, 2 दलित है और 1 ओबीसी है, सुरजेवाला। जबकि तारिक अनवर अल्पसंख्यक है या कहे कि मुस्लिम समुदाय से है। यानी कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता राहुल जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला क्या हुआ था? कांग्रेस शासित राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराएंगे, जनसंख्या के मुताबिक ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण तय करेंगे, मौजूदा आरक्षण की 50% सीमा को खत्म कर देंगे, और सबसे जरूरी बात जो कही वो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने का दबाव बनाएंगे। तो वर्तमान में कांग्रेस की राजनीति की धुरी जाति बन गई है, जातियों पर ही बात हो रही है और जातियों की ही बात हो रही है। तो आज कुछ सवाल के जवाब भी कांग्रेस को दे देने चाहिए। 2011 की जनगणना में जाति पूछी गई थी तो मनमोहन सरकार ने आंकड़े क्यों जारी नहीं किए? राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का दबाव क्यों नहीं बनाया? मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने उस वक्त अपने कदम क्यों पीछे खींच लिए? आज केंद्र में जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाने की बात हो रही है ना? उस वक्त तो आपने दबाव बनाया ही नहीं, और आपको दबाव बनाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा कहते और आपका काम हो जाता। दरअसल कांग्रेस के नेता ये मानते रहे कि देश को जातियों में बांटने से देश का भला नहीं हो सकता, ये खुद कांग्रेस के नेता मानते रहे। I have always worked towards a casteless society. So we should, at one point, I don't know when that would arrive, at one point in time, we should be able to do away with these discriminations based on
the caste system and the caste system itself. अच्छा, सिर्फ केंद्र ही नहीं, कर्नाटक में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान सीएम सिद्धरामैया ने जातिगत सर्वे करवाया था। उसे भी जनता के सामने नहीं रखा गया, और ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस की ये नीति रही है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की लाल किले से जाति पर दिए गए एक बयान को आज आपको सुनना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। राहुल जी, आपकी दादी का ये बयान है। हमारे देश की सबसे कद्दावर नेताओं में से एक और सबसे कद्दावर प्रधानमंत्रियों में से एक इंदिरा गांधी जी का ये बयान है। तो सवाल ये है कि जातियों के बारे में क्या इन सब की धारणा गलत थी? कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस के हर नेता को इस बात पर गुमान होता है। कांग्रेस के नेताओं ने संविधान निर्माण में सहयोग दिया है। देश का संविधान रचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातियों पर क्या कहते थे, वो भी तो जान लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म एन एक्सपोजिशन टू एनलाइटन द मासेस में लिखते हैं, भारत देश में जब तक जाति व्यवस्था बरकरार रहेगी तब तक भारत बटा हुआ रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने तो किताब ही लिखी थी जिसका शीर्षक था एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। महात्मा गांधी ने भारत में जाति व्यवस्था पर क्या विचार रखे थे, वो भी जान लीजिए। 1932 में महात्मा गांधी ने कहा था, दूसरी जाति के लोगों के साथ खाना खाना या उनके साथ शादी करना ये हिंदू धर्म में नहीं है। ये सब कुछ भारत में बाद में आया। आज के समय में ऐसी रुकावटें समाज को कमजोर कर रही हैं। आज की कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि देश की नींव रखने वाले, स्वतंत्र भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले इन लोगों का जाति के प्रति रुख क्या गलत था? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1961 में देश में जातिवादी और जाति आधारित आरक्षण पर क्या सोच थी, वो भी तो समझ लीजिए। जब हम जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण व्यवस्था का पक्ष लेते हैं, ये नेहरू जी कह रहे हैं, तो सक्षम लोगों और दक्षता का दर्जा नीचे करते हैं। खासकर सेवा के क्षेत्र में आरक्षण अनुचित है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश प्रथम दर्जे का देश बने। और राहुल जी, आप तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं ना, तो जातियों में जब देश को बांटेंगे तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। क्या जातियों में देश को बांटकर आप फिर से उस दौर में देश को नहीं ले जाएंगे जहां जातियों की खींची चौड़ी दीवारें और खाई जो है वो एक दूसरे से किसी को मिलने नहीं देगी? एक वर्ग को लगेगा कि उसके आंकड़े गलत है, दूसरे को लगेगा उसके आंकड़े गलत है। बिहार में ऐसा हो भी रहा है। कहीं वोट के चक्कर में राहुल गांधी अपने ही पूर्वजों के विचार, अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के विचार, अपने ही देश के संविधान के पुरोधाओं के विचार से समझौता नहीं कर रहे हैं। सियासत के साथ ही न्यायालय ने भी हमेशा जाति आधारित चीजों को गलत बताया है। 9 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था, देखिए। पब्लिक पोस्ट पर नियुक्ति में जाति के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है और नौकरी में आरक्षण पाना मूलभूत अधिकार में शामिल नहीं है। मतलब हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर, देश के सुप्रीम कोर्ट तक ने जिस जाति व्यवस्था पर सवाल उठाया, आज का भारत क्या उस मसले में उलझने को तैयार है? ने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं।
ये तो राहुल जी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट तर्क क्या दे रहा है कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और आरक्षण जरूरी नहीं है। राहुल गांधी के जाति आधारित तर्क पर अभी कुछ और तथ्य आपको दिखाना है। ये तथ्य भारत की आर्थिक तरक्की से जुड़े हुए हैं। पारसी समुदाय के बारे में जानते हैं ना आप? 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सिर्फ 57,264 पारसी हैं। कितने? 57,264 पारसी, यानी देश की जनसंख्या का 0.6%, 0.6%। लेकिन पारसी समुदाय की कंपनियों में टैक्स, जो उनकी कंपनियां हैं, उससे टैक्स कितना मिलता है देश को? टाटा ग्रुप ने 2022 में 30,000 करोड़ रुपए टैक्स दिया। अजीम प्रेमजी के विप्रो ग्रुप ने 2023 में 915 करोड़ टैक्स भरा। शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप ने 2022 में 143 करोड़ रुपए टैक्स भरा है। तो राहुल जी, आपके वो भागीदारी और हिस्सेदारी वाला तर्क, उस हिसाब से तो इन कंपनियों और बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए बताइए आप? ये लोग क्या काम करना बंद कर दें? क्योंकि इनकी हिस्सेदारी तो 0.6% है, तो इनको इतनी जिम्मेदारी और इतना हिस्सा तो मिलेगा नहीं। एक और तस्वीर देखिए, 2004 की तस्वीर। एक सिख नेता मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्हें शपथ दिला रही है एक मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और तस्वीर में एक तीसरी महिला है। यह भारत की सबसे सशक्त महिलाओं में शुमार सोनिया गांधी, जो एक ईसाई परिवार में जन्मी थी। तो क्या ये सभी लोग किसी आरक्षण के चलते यहां पर पहुंचे हैं, या अपनी काबिलियत के चलते, या फिर संख्या बल के दम पर? इन तीनों की संख्या तो भारत में बहुसंख्यक आबादी से बेहद कम है, लेकिन भागीदारी तो पूरी मिली। क्यों? क्योंकि हम योग्यता पर प्राथमिकता देने वाले देश हैं। यहां संख्या बल सिर्फ वोट के लिए होती है। योजनाएं, विकास, अवसर तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। और कांग्रेस को, राहुल गांधी को यदि इतनी ही भागीदारी और हिस्सेदारी की चिंता है या तर्क उसे मजबूत करना है, तो फिर घोषित कर दीजिए कि 2024 में अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री किसी दलित को बनाया जाएगा या फिर किसी OBC को बनाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने करीब 50 साल के शासन में कभी दलित या OBC को PM पद तो नहीं दिया। तो शुरुआत आपसे करते हैं राहुल जी, और आप ये बयान दीजिए तो लग जाएगा आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। वरना तो हर कोई समझता और जानता है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से 7,552 किलोमीटर दूर हांगझाऊ में भारत ने जो इतिहास रचा, उसकी गूंज आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भी सुनाई दी। 107 पदक विजेताओं को आज देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद कहा और खेल में भारत के बढ़ते प्रभाव पर फख्र भी जताया। एक अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। आज जब भारत ने एशियन गेम्स 2023 में 107 पदक जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया, तो इसके पीछे सरकार का काम और जिम्मेदारी और प्रधानमंत्री मोदी की खुद की दिलचस्पी पर्सनल लेवल पर बहुत मायने रखती है। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जब भी परचम लहराया, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर अपने ट्वीट के जरिए खिलाड़ियों की प्रशंसा की। पूरे एशियन गेम्स के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 111 ट्वीट किए। प्रधानमंत्री मोदी का एक एक ट्वीट खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है और करता रहा। PM मोदी सिर्फ ट्वीट पर ही नहीं रुके, आज वो खिलाड़ियों के बीच पहुंचे। आपने जो पराक्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया है, जो परिणाम दिया है, उसके कारण देश के हर कोने में एक उत्सव का माहौल है। 100 पार की मेडल टैली के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने सफलता मिलने के बाद खिलाड़ियों और खेल के महत्व पर बात की हो।
प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में आयोजित चेस ओलंपियाड के दौरान भी कहा था कि खेल एक देश को दुनिया के सामने पावर हाउस के तौर पर दिखाता है। अगर मैं आज भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करूं तो खेल के क्षेत्र में टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं इसी सोच के साथ काम कर रही है और इसके नतीजे भी हम लगातार देख रहे हैं। नए भारत का युवा आज शतरंज के साथ हर खेल में कमाल कर रहा है। ये तो प्रधानमंत्री ने 2022 में अपनी बात को रिपीट किया था। असल में ये बात वो 2017 से करते हुए आ रहे हैं, जब खेलो इंडिया की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको कर दिखाने में खिलाड़ियों ने जी तोड़ मेहनत की। इसके साथ सरकार ने भी अपनी तरफ से सुविधा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीते 9 साल से सरकार की तरफ से एक सिस्टम तैयार किया गया। खिलाड़ियों ने सरकार से मिल रहे प्रोत्साहन का इस्तेमाल करके खुद को विश्व पटल पर मिलने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया और तब जाकर 107 बार चीन के होंगजाओ में तिरंगा शान से लहराया। अब आप पूछेंगे कि भारत की सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए आखिर किया ऐसा? तो लीजिए आंकड़े दे देती हूं। सरकार ने इकतीस जनवरी 2018 को खेलो इंडिया की शुरुआत की थी। इसके लिए देश भर से 2500 खिलाड़ियों का चयन किया गया। मुझे लगता है हमें ये हटा देना चाहिए। 2500 खिलाड़ियों का चयन किया था। इन खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि खिलाड़ियों की जो साइज है वो मेरी साइज से बहुत ज़्यादा उसमें अंतर है। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें सरकार की तरफ से दी गई। सरकार ने 31 जनवरी 2018 को खेलो इंडिया की शुरुआत की। इसके लिए देश भर से 2500 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इन खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, खेल के सामान के साथ ही 50,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड के तौर पर देना शुरू कर दिया। इसके साथ जो खिलाड़ी सेकंड लेवल के थे उनको 25,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड दिया जाने लगा। इसके बाद तो खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा मिल रही थी और महीने का एक्स्ट्रा खर्च भी। जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए थे उनमें से कई ऐसे हैं जो गरीब तबके से आते हैं। एशियन गेम्स के दौरान अपना नाम रोशन और हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली मुंबई के ऐश्वर्या मिश्रा के पिता उनके संघर्ष की कहानी सुना रहे हैं और कैसे भावुक हो रहे हैं, आप देखिए। पहली बार तो मैगी मैराथन से स्टार्ट की 11 बरस की उम्र में। 1100 रुपया प्राइज मिला था। 1100 रुपया प्राइज मिला तो मेरे को अच्छी तरह से याद है। तो उस समय मेरे जूते नहीं थे, जूते आते हैं 14,000 के। तो वो जूते को मैंने स्टिकर लगाया रात को। हमारे यहाँ बगल में मेडिकल है, वहां से लाया। तो उसने रात भर बोला क्या कर रहे हैं, बोले पापा अभी जूता नहीं है। तो हम बोला ठीक है। अभी 14,000 रुपया जुटाना आज 6 साल पहले, 7 साल की बात है, आज 6-7 साल पहले की बात है। उसके बाद में ये जूते मैंने लाई, चीकर पट्टी से चिपकाई और खून आ गया। परेशानियां चाहे जितनी भी रही, लेकिन खेलो इंडिया की शुरुआत के बाद हमारे देश के उन प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिला जो पैसे की तंगी की वजह से पीछे छूट जाते थे। आपको पता है 124 खिलाड़ी खेलो इंडिया स्कीम का फायदा उठाकर एशियन गेम्स में पहुंचे थे। खेलो इंडिया के साथ केंद्र सरकार ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम टारगेट टू ओलंपिक पोडियम की भी शुरुआत की। टॉप यानी टारगेट टू ओलंपिक पोडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। इस प्रोग्राम के तहत उन खिलाड़ियों का चयन किया गया जिनकी प्रतिभा पोडियम फिनिश करने की है। उन खिलाड़ियों को दुनिया के उन संस्थानों में भेजा गया जहां खिलाड़ी से जुड़े खेल की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती। भारत में भी ऐसे खेलों की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग की सुविधा शुरू की गई और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ियों की जरूरतों को देखा गया। हर एक खिलाड़ी को 2.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ रुपए तक की मदद दी गई है। ये तो ओलंपिक और एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ के नजरिए से उठाए गए बड़े कदम थे। इसके अलावा केंद्र की तरफ से ग्रामीण और स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान के लिए सांसद खेल महाकुंभ उसकी शुरुआत हुई। इस महाकुंभ में जिन खिलाड़ियों में प्रतिभा दिखेगी उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई में भेज दिया गया।
भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह एमपी खेल स्पर्धा आयोजित की है, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। मैं भी एक सांसद हूं, काशी का सांसद हूं, तो मेरे काशी के संसदीय क्षेत्र में भी ऐसा खेल स्पर्धाओं का सिलसिला चल पड़ा है। अब एक और सवाल उठता है कि भारत सरकार ने इन तमाम सुविधाओं के लिए खेल बजट को बढ़ाया कितना। दरअसल भारत सरकार का खेल बजट 2013 और 14 में कितना होगा, आपको ये जानना चाहिए, 874 करोड़ रुपए, और 2022-23 में कितना है, 2254 करोड़ रुपए। यानी बीते 9 साल में भारत के खेल बजट को करीब 300% बढ़ा दिया गया। आज जिस उपलब्धि पर हम इतरा रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, उसके पीछे हमारे खिलाड़ी की कठिन तपस्या है, और उस तपस्या को कुशन देने का काम, ताकि वो सिर्फ कंसंट्रेट करे अपने खेलों में, इधर उधर की तकलीफों से ना जूझे, वो काम सरकार ने किया। एक अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इन खिलाड़ियों की प्रतिभा को सिर्फ और सिर्फ और शार्पन किया जाए, काम किया जाता रहा। और आज जब तीनों की ये मेहनत दिखी तो वो 107 मेडल्स में तब्दील हो गई, जो सुपर पावर बनने की दिशा में भारत को आगे बढ़ा रहा है। भारत ने शॉटपुट गेम्स में 72 साल बाद एशियन गेम्स में मेडल जीता। 400 मीटर रिले रेस में भारत ने 61 साल बाद पदक हासिल किया। हॉर्स राइडिंग 41 साल बाद पदक जीता। मेंस बैडमिंटन में 40 साल बाद गोल्ड जीता। ये वो नतीजे हैं जिसके पीछे बीते 9 साल का अथक परिश्रम है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है। एशियन गेम्स के नतीजों के बाद भारत में युवाओं में खेल को प्रोफेशन के तौर पर लेने की सोच बढ़ी है। भारत उस सोच से बाहर निकलेगा जिसमें कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, क्योंकि आप खेल से आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको मदद मिलेगी और जनता की तरफ से भरपूर प्यार मिलेगा। और अब ये मेरा हिंदुस्तान है। दुनिया में आज जितनी भी तरक्की आप देख रहे हैं, इसमें जितना योगदान विज्ञान का है उतना ही हिस्सा गणित का है। दुनिया की तरक्की के ये 2 पिलर हैं, एक विज्ञान और दूसरा गणित। मेरा हिंदुस्तान में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्राचीन भारत में ज्ञान और विज्ञान किस ऊंचाई तक पहुंचा हुआ था। आज हम बात करेंगे भारत के परंपरागत गणित की। दुनिया को दशमलव और शून्य के रूप में भारत ने जो महान सौगातें दी, उसी के दम पर इंसान चांद तक पहुंचा है। और अब मंगल और सूर्य की बारी है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी सौगात है संख्याओं को गिनने की। आज हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि संख्या कितनी होती है, तो ज्यादातर बच्चे बताएंगे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, कोई कोई ट्रिलियन तक जाएगा, जिलियन तक जाएगा। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि शंख, पद्म, नील, संख्या गिनने का क्या कोई तरीका है, तो आज के ज़माने के लोगों को कुछ शायद इसके बारे में पता ही ना हो। भारत की परंपरागत गणित में गिनती कहाँ तक जाती है आप जानते हैं, हैरान हो जाएंगे। हमारे गणित की पहली यूनिट इकाई यानी 1 है। इसके बाद
दहाई यानी 2 अंक की संख्या, फिर सैकड़ा मतलब 3, फिर हजार मतलब 4 नंबर वाली संख्या। यही सिलसिला चलता रहता है, बस एक एक शून्य आप बढ़ाते चले जाइए। 1000 में एक जीरो लगाया तो 10,000, उसमें एक जीरो लगाया तो फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, बस जीरो बढ़ाते जाइए। इसके बाद 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। ये वो गिनती है जो एक गणित जानने वाला इंसान गिन सकता है, लेकिन गिनती के ये नाम खत्म नहीं होते हैं। इनके बाद भी संख्याओं को गिनने का फॉर्मूला है। आज जमाना सुपर कंप्यूटर का है जिसमें अनंत संख्याओं को गिना जा सकता है, लेकिन जब गिनती केवल उंगलियों पर की जाती थी तब भारत ने हर बड़ी से बड़ी संख्या गिनने का फॉर्मूला बना लिया था। ये मेरा हिंदुस्तान है। द रूबिका लियाकत शो में इसी के साथ मुझे इजाजत। देखते रहिए भारत 24।